बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिनमें से एक हुकूमत ने की है और एक हुकूमत करने जा रही है। मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। एक तो हुकूमत ने जो पहले एक बिल पेश किया था, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024। ये क्या था, मैं आपको इसकी तफसील भी बता देता हूँ। इसको पहले कौमी असम्बली से मंजूर करवाया था और अब इसको सेनेट से भी मंजूर करवा लिया गया है। सेनेट में इसकी मंजूरी के वक्त काफ़ी शोर मचा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अपोजिशन ने वहाँ पे बहुत रोला डाला, लेकिन ये बिल पास करवा लिया गया। तलाल चौधरी ने बिल पेश किया था। इसमें जो पहली तरमीम हुई है इलेक्शन एक्ट 2017 की, उसमें जो है वो दो तरामीम मुतारिफ करवाई गई हैं। उनमें से एक है सेक्शन 66 और दूसरा है सेक्शन 104। इन दोनों में तरमीम की गई है। पहली तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी ये जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में 2024 के फरवरी में, ये मखसूस हालात में हुए। इलेक्शन कमीशन की गलती की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी को ये साबित कर दिया गया कि ये पॉलिटिकल पार्टी का वजूद ही नहीं है, तो मजबूरन उन लोगों ने दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग दी, जिसको अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहते हैं। अब ये यहाँ पे इस कानून साजी के जरिए से करना चाहते हैं कि दोबारा इकरारनामा नहीं दिया जा सकता। यानी जो इकरारनामा पहले दे दिया है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी का, ताकि वो वहीं पे रहे। फिर दूसरी जो तरमीम की है, जिसको 104 सेक्शन है, उसमें यह किया कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करवाई हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब इस पर भी आप गौर कर लें कि सेक्शन 104 उन्होंने तब्दील किया कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने किसी किस्म की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई, लिहाजा उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी नहीं। अब ये दो चीज़ें इन्होंने कर दी। एक, पीटीआई के लोग जिधर चले गए उधर चले गए, बस वापस नहीं आ सकते। दो, जहाँ चले गए वहाँ पे क्योंकि मखसूस नशिस्तों की कोई लिस्ट जमा नहीं हुई तो इनको मखसूस नशिस्तें मिल नहीं सकती। अब एक बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या इस कानून साजी का इतलाक माजी से होगा या नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने बड़ी वजाहत के साथ ये बता दिया था कि इन लोगों को दोबारा 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है। जिन हालात में इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जो इनके साथ किया गया, ये इलेक्शन कमीशन की एक संगीन गलती थी। इलेक्शन कमीशन ने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, जिसके बाद इनके साथ ये सूरत हाल हुई। लिहाजा इनको 15 दिन दिए जा रहे हैं। ये 15 दिन में जिस पार्टी को चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इख्तियार दिया कि आप दोबारा अपना इकरारनामा जमा करवा लें। अब इस नई कानून साजी के जरिए से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, नंबर एक। नंबर दो, जानबूझकर वो चाहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में रहे और ये कानून यहां पे बना दिया है कि जो जमात पहले से अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट नहीं देगी उसको बाद में भी नहीं मिलेगी। तो अब आपको आ गया पूरा खेल समझ। जो वारदात डाली गई है, एक तो ये वारदात हो गई, दूसरी जो वारदात डाली जा रही है वो इससे भी ज्यादा अहम है और एक बड़ी वारदात है। अच्छा, इसमें ये देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा तो पता चलेगा कि क्या ये मुमकिन है कि माजी से इतलाक हो जाए। यानी जो इलेक्शन गुजर चुका है, जो चीज़ें हो चुकी हैं, जहाँ पे गलत तशरीह हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है और मैक्सिमम जजों ने यह फैसला दिया है, क्या ये माजी से इतलाक हो जाएगा या आइंदा के लिए ये उसूल रखा गया है। एक चीज़ जो और की गई वो ये की गई है हुकूमत की जानिब से कि वो जजों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आप गौर कीजिए कि अचानक एक दिन कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि हमें कुछ एडहॉक जजेस लाने होंगे और 4 मजीद जजेस लाने पे गौर किया गया। ये चारों जजेस वो हैं जिन्होंने हमेशा इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए हैं और सूट करते हैं वो पीडीएम की जमातों को या एस्टेब्लिशमेंट को, या आप कह लें कादी फायद ईसा साहब को। तो 4 में से 2 जजेस ने कहा जी हम तो नहीं आ रहे। तो 2 जजेस जो है उनमें से एक ने इनकार किया हुआ था, वो आ गए, उनको मना लिया कादी साहब ने, और एक जज जो है वो बखुशी आ गए। इनको लाए इसलिए थे ताकि ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस सुनेंगे। एक खबर के मुताबिक मुबैना तौर पर ये जजेस आके अपॉइंट होने के बाद छुट्टी पे चले गए हैं। यानी अगर इनको लाए थे कि आपने केसेस कम कर दिए तो केसेस सुने, वो छुट्टियों पे चले गए आने के बाद। पहले ही वो छुट्टियों से आ रहे हैं, रिटायरमेंट की छुट्टियों से। तो अब मामला ये है कि अभी भी कादी फायद ईसा साहब, ये 2 जजेस आने के बावजूद और मजीद 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंडक्ट होने के बावजूद 19 की तादाद हो गई है। अभी भी कादी फायद ईसा साहब अकलियत में है।
अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत में नहीं है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि अभी भी 11 लोग दूसरी तरफ हैं और 8 लोग काजी फायद ईसा साहब की तरफ हैं। अब काजी फायद ईसा साहब को 12 के फिगर पे पहुंचाने के लिए 4 मजीद जजेस चाहिए कम से कम, तो ये तादाद पहुंच जाती है 23 तक। तो अगर काजी फायद ईसा साहब को अक्सरियत में लाना है तो 12 जजेस उनके साथ होने चाहिए इन 11 जजेस के मुकाबले में, जो दिखाई दे रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें, आप किसी भी जर्नलिस्ट से पूछ लें, आप किसी वकील से पूछ लें, सब आपको ये बात बताएंगे। ये इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब उसमें यह बताया जा रहा है कि दानियाल चौधरी ने यह क्लेम किया कि ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 23 करने का फैसला कर लिया गया है और 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद अब बढ़ाई जाएगी। अब जब ये 23 जज हो जाएंगे तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि काजी फायद ईसा साहब अक्सरियत में आ गए। लेकिन वो 4 जजेस जो लाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो कहां से लाए जाएंगे? यानी 4 जजेस ऐसे ढूंढना भी कोई आसान काम तो नहीं है जो आए सुप्रीम कोर्ट में और 4 के 4 काजी साहब वाली साइड पे खड़े हो जाए। एक भी इधर से इधर हो गए तो फिर काजी साहब अकलियत में चले जाएंगे। तो अब ये मामला यहां पे आके रुक गया है, देखते हैं कि इसमें आइंदा क्या होता है। लेकिन ये सोर्स से खबर रिपोर्ट हुई है, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज ने इसको रिपोर्ट किया, मैंने वहीं से आपको रिपोर्ट किया। इस पर मेरा एनालिसिस ये है कि अकलियत को अक्सरियत में बदलने की एक कोशिश है और ये कुछ नहीं है। इसी सिनेरियो में एक और इंपॉर्टेंट खबर है कि एक्चुअली तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह नंबर पूरे हो। अब नंबर पूरे होने के सिलसिले में एक और डेवलपमेंट भी हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने NA 79 गुजरावाला में दोबारा गिनती का हुक्म जारी कर दिया है और ROs को कहा है जी दोबारा गिनती की जाए और फॉर्म 49 दोबारा जारी किया जाए। दोबारा गिनती के बाद कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार एहसान विर्क कामयाब हुए थे और मार्जिन से कामयाब हुए थे। अब अगर यहां दोबारा गिनती होती है तो लाजमी बात है कि दोबारा से मुस्तरदशुदा वोट गिने जाएंगे, वोटों के हो सकता है ऊपर दोबारा स्टैम्प की जाए और कई वोट ज़ाया कर दिए जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को उसी तरह बाहर निकाला जाए जिस तरह पहले 3 सीटों पे से बाहर निकाला गया है। तो यहां PMLN को 1 सीट और दिलवाने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह एक एक करके नंबर पूरा करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह 2/3 अक्सरियत का नंबर पूरा हो और फिर हुकूमत वो वाली आइन में तरमीम करने के काबिल हो जाए जो तरमीम मौजूदा हुकूमत करना चाहती है। इस सूरत हाल में फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है खबर के मुताबिक कि अब वो एक साथ मिलकर चलेंगे। यानी ये बड़ा मुश्किल था फजलुर रहमान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को 12 साल की मुखालफत चल रही है। 2013 से ऑनवर्ड अब तक ये शदीद तरीन एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं सियासत में। लेकिन अब फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए करीब आए कि मौजूदा जो PDM की सरकार है उसने अवाम के बकिए उधेड़ दिए, उसने अवाम को इतना नुकसान पहुंचाया कि लोग इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते और फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे। यानी जितनी फजलुर रहमान साहब को तवक्को थी उससे बुरी उनको मार पड़ी है। यानी अच्छी तरह मुझे याद है कि 2022 में जब पहला मरहला हुआ था ये बल्दियाती इंतखाबात का खैबर पख्तूनख्वा में, तो फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त फतह हासिल की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने PDM की सरबराही कबूल की, जैसे ही वो उस ऑपरेशन का हिस्सा बने जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, फजलुर रहमान साहब अपने मुंह से कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा था कि ये करें और एस्टेब्लिशमेंट ने हमें ये दावत दी थी कि ये सारा कुछ करना है, तो हमने उनके कहने पर किया था। तो बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने अब तो सच बोल दिया, सारी चीज़ें बता दी और शायद लोग उन्हें माफ़ भी कर दें। लेकिन वो इतना मलबा उनके ऊपर गिरा कि 2024 के इलेक्शन में उनकी दुर्गत बन गई। वही फजलुर रहमान साहब बुरी तरह इलेक्शन हारना शुरू हो गए। तो अब फजलुर रहमान साहब की सूरत हाल ये है कि वो मजीद रिस्क लेते हैं तो उनको पॉलिटिकल डैमेज इतना बड़ा हो जाएगा कि वापस उनकी कमर सीधी नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने अब ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलेंगे और ताजरों की जानिब से जो हड़ताल की कॉल की गई है वो 28 तारीख की है, यानी कल की है, बुध वाले दिन की। तो ताजरों की जो हड़ताल की कॉल है उसके ऊपर भी फजलुर रहमान साहब की जमात ने कहा कि वो साथ खड़े होंगे ताजरों के और हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। अब देखना यह है कि पूरे पाकिस्तान के ताजरों ने बहुत पहले ही अनाउंस किया था कि हम मुकम्मल हड़ताल करेंगे पाकिस्तान में अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ को ठीक ना किया और हमारे मुतालबात ना माने तो। बहरहाल अब ताजरों की जानिब से एक भरपूर एहतजाज है कल के दिन में, देखते हैं कि ताजिर इस एहतजाज को कितना कामयाब बना पाते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील कर दी है
और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा है कि एक तो फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए, जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी अपील की है कि जो नज़रसानी की अपील दायर की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो भी मंजूर ना की जाए और नज़रसानी ना की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसी पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करवाया जाए। वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। ये जो एप्लीकेशन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से सीनियर वकला की तवस्सुत से ये दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे फर्दर डेवलपमेंट क्या होती है, लेकिन होना तो यही है कि पहले ये वाला मामला सेटल होगा, उसके बाद ये मामला अपील में जाएगा और अपील के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही जीत के इम्कानात हैं, क्योंकि जजेस इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करने के बाद अपना फैसला पहले ही दे चुके हैं। दूसरा, काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला जो है वो अब ऐसा लगता है कटाई में पड़ता जा रहा है और ये मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और खबर, बलूचिस्तान से हुकूमत ने यह क्लेम किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी, दीगर लोगों ने भी, और ये ज़राए से खबरें भी चल रही हैं और अस्करी जो माहिरीन है वो भी यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए, जैसे इंडियन मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, जैसे इंडिया के सोशल मीडिया ने इस सारे मामले को उठाया, BLA की जो कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों को लेकर जो रॉ का एक किरदार है वो कह रहे हैं जी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि उनके बाद ये शवाहिद मौजूद हैं कि दुश्मन मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व है। और इसमें जो है वो कुछ खबरों के अंदर रॉ का नाम भी लिया गया है कि भारत की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अब एक सवाल और बहुत बड़ा पैदा होता है, जो सवाल कुछ लोग उठा भी रहे हैं कि अगर भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान में आकर ऐसी बदतरीन कार्रवाइयां पाकिस्तान की सरजमीन पे कर रही हैं तो हमारी एजेंसियां उसे रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि क्या कोई इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा, क्या कोई हुकूमत या हुकूमती ओहदेदार या कोई एजेंसी या कोई इदारा इतने बड़े फेलियर की जिम्मेदारी कबूल करेगा कि बड़े पैमाने पर खून खराबा बलूचिस्तान में हो गया और कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। ये सवाल जो है वो बार बार उठाया जा रहा है, जबकि जब हम ये कहते हैं कि भारत इसके अंदर मुलव्विस है तो फिर हमारे लिए ये ज़्यादा परेशान कुन बात है कि एक मुल्क जिसे आप दुश्मन कहते हैं वो आपके मुल्क के अंदर जब चाहे कार्रवाई करे और आप बेबस रहें और कोई जवाब ना दे पाएं, जबकि भारत के अंदर ज़रा सा पटाखा चलता है तो पूरी दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान के साथ क्या करता है ये चीज़ हम अच्छी तरह जानते हैं। अब अगर ये एलिगेशन लगाया गया है तो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया के हर फोरम के ऊपर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। वज़ीर आज़म अगले महीने सितंबर में इरादा रखते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे, वहाँ पे उन्हें तकरीर करने का मौका मिले तो वो ज़रूर सबूतों के साथ भारत के खिलाफ इस इल्ज़ाम को वहाँ पे दुनिया के सामने रखें ताकि भारत का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। नाज़रीन, एक खबर सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब से हम पैसे मांग रहे थे और हम ये कह रहे थे कि हमें पैसे दिए जाएँ क्योंकि हमारे पास ख़जाने में पैसे कम हैं और जब तक कि हम इस गैप को कवर नहीं करते तब तक IMF हमें पैसे नहीं देगा। सादा ज़बान में यह है कि IMF हमें पैसे तब देगा जब एक मखसूस अमाउंट हमारे कौमी खजाने में मौजूद होगी। अब वो अमाउंट लाने के लिए हम दुनिया भर से पैसे मांग रहे हैं। कभी हम UAE के पास जाते हैं, कभी हम चाइना के पास जाते हैं, कभी हम सऊदी अरब के पास जाते हैं। हमने सऊदी अरब से 1.2 अरब डॉलर मांगे, लेकिन इसके बदले में सऊदी अरब ने हमें एक पेशकश की और ये कहा कि सऊदी अरब रेकोडेक मनसूबे के 15% हिस्से खरीदने के लिए पेशकश कर रहा है कि जो रेकोडेक मनसूबा पाकिस्तान के पास है उसका 25% गालिबन वफाकी हुकूमत के पास है और उसमें से 15% सऊदी अरब खरीदना चाहता है। यानी सऊदी अरब अब हमें वैसे पैसे नहीं देगा जैसे वो पहले हमें पैसे दे देते थे, उसके बदले में वो हमारी रेकोडेक का जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर ख़जाना है जहाँ से सोना निकलता है, सऊदी अरब उसको ख़रीदना चाहता है और उसके शेयर्स खरीदना चाहता है 15%। अगर सऊदी अरब ये ख़रीद लेता है तो पाकिस्तान को पैसे तो मिल जाएंगे अपने अकाउंट में रखने के लिए और पाकिस्तान इसको सरमायाकारी का नाम भी दे देगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि क्या अपने घर का कीमती सामान आप बेच सकते हैं सिर्फ पैसों के लिए? यदि आप सऊदी अरब से पैसा ले रहे हैं, वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, वो पैसा भी खर्च हो जाएगा। पाकिस्तान में जिस तेज़ी से हम पैसा खर्च कर रहे हैं ये पैसा भी खर्च हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में जो काने हम सऊदी अरब को देंगे उससे कितना माल निकलेगा ये हम नहीं जानते। यानी उसकी मालियत कितनी बनेगी, हमारी इसके बारे में क्या स्टडी है। मामला यह है कि रेकोडेक के मामले पे बार बार गलत फैसले करके ये तकरीबन सारी की सारी कानें हम दे चुके हैं, बहुत कम हमारे पास बाकी बचा है।
और अब सऊदी अरब जो है, जो पहले वैसे ही हमें पैसे दे देता था, अब उसको भी हमें ये कानें देनी पड़ेगी। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि आप अपने घर का सामान बेच दें। सिंपल मिसाल ये है कि आप अपनी वो दुकान ही बेच दें जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक चीज की जा रही है। अब इसको सरमायाकारी का नाम आप कैसे दे सकते हैं? कोई चीज जब आप बेच देते हैं तो वो सरमायाकारी नहीं होती। सरमायाकारी होती है कि वो यहां पे आकर पैसा लगाएं, नई इंडस्ट्री बनाएं, नए यूनिट्स लगाएं, यहां पे प्रोडक्शन हो, उस प्रोडक्शन के नतीजे में यहां पे बहुत सारा रोजगार लगे, यहां पे वैल्यू एडिशन हो चीजों की, वो चीजें हम एक्सपोर्ट करें और बहुत पैसा बनाएं। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसे होती है इन्वेस्टमेंट। चीजें बेच के, सामान उठा के दूसरे को बेच के, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ये कम से कम मुझे थोड़ा बहुत, जितना मेरा इल्म है, मुझे इसकी समझ नहीं है। बहरहाल सऊदी अरब रेकोडेक मंसूबे के 15% शेयर्स जो है वो खरीदने की उन्होंने पेशकश की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस पर मुस्बत रद्द अमल है और 8 महीने से लगभग इस पर काम भी चल रहा था, बताया जा रहा है। और आने वाले वक्त में ये भी सऊदी अरब के पास चला जाएगा और सऊदी अरब उसके बदले में पाकिस्तान को जो है वो पैसा देगा। एक खबर जो है नाजरीन, दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अजहर मशवानी के भाइयों की जो लापता हो गए उनकी बाजियाबी के हवाले से। तो पाकिस्तान की जुडिशरी मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। 3 महीने मुकम्मल होने वाले हैं। 2.5 महीने से 3 महीने के बीच का टाइम हो गया है और 2 असातिज़ा अभी तक हम बाजियाब नहीं करवा सके। लाहौर से गायब हुए, सबके सामने गायब हुए, सबको पता है कैसे गायब हुए और अदालतें भी बहुत कुछ जानती हैं। लाहौर हाई कोर्ट में केस चलता रहा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलता रहा और अभी तक वो बाजियाब नहीं हो सके। प्राइम मिनिस्टर तक मामला पहुंचाया गया, फिर भी नहीं हुआ। और अब जो है वो 30 तारीख तक का दोबारा टाइम दे दिया गया है और ये अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया जी कोशिश करते हैं 30 तारीख तक हम बाजियाब करवा लेंगे। तो देखते हैं कि अजहर मशवानी के भाई 30 तारीख तक बाजियाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन ये एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ है कि वो लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको उठा के बंद कर दिया जाए, उन्हें अगवा कर लिया जाए। तो इस तरह तो लोग पाकिस्तान से प्यार नहीं करेंगे, इस तरह तो लोग मुतनफ़र होंगे। इससे लोगों के दिलों के अंदर नफरत पैदा होगी, लोगों के दिलों के अंदर खौफ पैदा होगा, तकलीफ पैदा होगी। तो इन चीज़ों से किसी भी रियासत को गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन, और भी खबरें अगले व्लॉग में आपको मैं देता हूँ। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।